नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको विपक्ष की उस राजनीतिक रुचि के बारे में बताएंगे जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हार नहीं बल्कि भारत के नष्ट हुए हथियार खोज रही है। बार बार विपक्ष देश की सेना और सेना के अधिकारियों पर सवाल उठा रहा है और ये सब अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर किया जा रहा है। ये सवाल बिल्कुल ऐसे हैं जैसे भारत के नेता नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रवक्ता उठा रहे हैं। हालिया विवाद सीडीएस अनिल चौहान के बयान को लेकर है। उन्होंने कहा था कि युद्ध में नुकसान तो होगा ही, लेकिन हमको नुकसान नहीं बल्कि एंड रिजल्ट यानी कि नतीजा याद रखना चाहिए। लेकिन विपक्ष ने एक बार फिर युद्ध का नतीजा यानी पाकिस्तान की हार की बात को नजरअंदाज कर दिया और भारत के नुकसान पर घमासान शुरू कर दिया। और वो फिर से पूछने लगे कि बताओ इस युद्ध में भारत के कितने फाइटर जेट गिरे, कितना नुकसान हुआ। इसके बाद आपको भारत की वाटर स्ट्राइक के दोहरे फायदे बताएंगे। जब से भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित किया है तब से पाकिस्तान ये कह रहा है कि चीन को ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक देना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि चीन ऐसा करता है तो ये भारत के लिए कितने बड़े फायदे की बात है। वास्तव में ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है जिसका बहाव भारत में आकर ही बढ़ता है, क्योंकि इसकी कई सहायक नदियां जिसे ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है, वो सारी की सारी सहायक नदियां भारत में ही आने के बाद जुड़ती है। इसका मात्र 30% पानी तिब्बत से आता है जहां ये शुरू होता है। और अगर ये पानी चीन रोक भी लेता है तो पूर्वोत्तर के राज्यों में काफी हद तक बाढ़ की समस्या कम हो जाएगी, यानी हमारा फायदा हो जाएगा। और अब मेरी एआई वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर है? अंजना, आज मैं रूस यूक्रेन युद्ध के अगले मोर्चे के बारे में बताऊंगी। अब रूस बनाम यूक्रेन का युद्ध रूस बनाम यूरोप के युद्ध में बदल सकता है। जब से यूक्रेन ने रूस में उसके 4 एयरबेस को निशाना बनाया है तब से यूरोप के कई देश रूस की वजह से तनाव में है, क्योंकि अब पुतिन का अगला निशाना यूरोप के कई देश हो सकते हैं और रूस यूरोप के साथ सीधी लड़ाई में आ सकता है। आज मैं बताऊंगी कि पुतिन युद्ध का अगला मोर्चा यूरोप में कहां खोल सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो क्या वो पूरे यूरोप का मुकाबला कर पाएंगे। कहते हैं कि एक झूठ छिपाने के लिए बहुत से झूठ बोलने पड़ते हैं। सच तो अडिग होता है, वो बदलता नहीं है। पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध को लेकर बहुत से झूठ बोले और अब अपने इस झूठ को साबित करने के लिए उसे कई सारे और झूठ बोलने पड़ रहे हैं। आज हम पाकिस्तान के झूठ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान कैसे एक झूठा और जिहादी देश है। लेकिन आज हम उन लोगों की बात जरूर करेंगे जो पाकिस्तान के इस झूठ में फंस जाते हैं और फिर अपने ही देश की सेना पर, सेना के अफसरों पर सवाल उठाने लगते हैं। ऐसा अनजाने में हो अगर तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये लोग अनजाने में ऐसा कर रहे हैं। ये लोग असल में भारत में पाकिस्तान के प्रवक्ता और राजदूत बन जाते हैं। इसीलिए आज सबसे पहले हम ऐसे ही लोगों का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। सीडीएस अनिल चौहान कुछ दिनों पहले सिंगापुर में थे, जहां उनसे एक विदेशी मीडिया हाउस ने इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू के एक हिस्से को भारत में इतना वायरल कराया गया कि जैसे भारत ने ये युद्ध जीता ना हो बल्कि हार गया हो। सीडीएस अनिल चौहान से यह पूछा गया था कि भारत ने इस ऑपरेशन में कितने विमान खोए। उन्होंने जवाब दिया था कि युद्ध में नुकसान तो होता ही है, लेकिन हमको नुकसान नहीं बल्कि एंड रिजल्ट यानी कि नतीजा याद रखना चाहिए। लेकिन भारत में पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वालों को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि वो पता नहीं ये क्यों जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हुए इस युद्ध में भारत के कितने फाइटर जेट्स गिरे। अरे गिनना ही है तो पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट्स गिरे हैं ये बताओ। अगर उन्हें इसका जवाब मिल भी गया तो इससे होगा क्या? कैसे ये फैक्ट बदल जाएगा कि भारत ने पाकिस्तान को हराया है? क्या इससे यह बदल जाएगा कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा है? पाकिस्तान में 100 से ज्यादा आतंकी मारे हैं?
पाकिस्तान के एयर बेसिस को हिट किया है। आप सोचिए, भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसिस को, उसके सैन्य ठिकानों को घुसकर मारा है और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला किया है। और ये तो शहबाज शरीफ खुद बता रहा है, वो खुद ही कह रहा है कि हम लोग नमाज के पहले मारना, नमाज के बाद सोच रहे थे कुछ करेंगे, लेकिन उससे पहले ही भारत ने ब्रह्मोस से हमारे एयर बेसिस तबाह कर दिए। ये फैक्ट पाकिस्तान ही दुनिया में घूम घूम कर बता रहा है, डोजियर लेकर बता रहा है, लेकिन पता नहीं भारत में पाकिस्तान के चाहने वालों को ये क्यों जानना है कि इस युद्ध में भारत के कितने फाइटर जेट्स गिरे हैं। सही समय होगा तो सेना खुद बताएगी। युद्ध में नुकसान तो होता है, ऐसे ही लोगों के लिए आज सीडीएस अनिल चौहान ने फिर से एक मैसेज दिया है। आज सीडीएस ने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर बहुत सी बातें की और साफ भी की। इनमें से कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद पहली बार पता चली। जैसे उन्होंने पहली बड़ी बात यह कही कि पाकिस्तान ने सोचा था कि उनका ऑपरेशन 48 घंटे चलेगा, लेकिन भारत ने सिर्फ 8 घंटे में पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने बताया कि 10 मई की जो रात थी, 9-10 मई की, 10 मई को लगभग रात 1 बजे पाकिस्तान ने भारत पर इस कोशिश में हमला किया था कि वो अगले 48 घंटे तक हमला करेगा। लेकिन भारत ने ऐसी कार्रवाई की कि पाकिस्तान को सिर्फ 8 घंटे में घुटनों पर आना पड़ा और उसके बाद पाकिस्तान को सीधे भारत को फोन लगाकर सीज फायर की टेबल पर आना पड़ा। सीज फायर के लिए गुहार लगानी पड़ी। अब इतनी सी बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही, जिनकी दिलचस्पी ये जानने में है कि भारत ने इस युद्ध में कितने विमान खोए। सीडीएस के बयान पर पहले से सियासी घमासान मचा है। कांग्रेस लगातार सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। आज तो इसीलिए इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, लेकिन इससे होगा क्या? विपक्ष ये जानकर भी क्या कर लेगा कि भारत का कितना नुकसान हुआ। संसद सत्र बुलाने की बात अलग है और ये मांग अगर विपक्ष की तरफ से रखी जाती है तो इसको लेकर सरकार फैसला करे, लेकिन नुकसान कितना हुआ, कितने फाइटर जेट, क्या ट्रंप ने ये सब कराया? क्या इन आरोपों से जो सेना अभी भी ऑपरेशन सिंदूर को जारी रख रही है, उनके मनोबल पर चोट नहीं लगेगी? अब राहुल गांधी की भाषा सुन लीजिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के नाम में जिस तरह से नरेंद्र सरेंडर जोड़ रहे हैं, वो मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के कहने पर सरेंडर हुआ, जबकि खुद प्रधानमंत्री भी कई बार साफ कर चुके हैं कि सरेंडर पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ने ही अमेरिका से कहा था कि वो भारत के साथ युद्ध रोकना चाहता है, लेकिन राहुल गांधी इस बात पर मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हीं के एक सांसद हैं शशि थरूर, जो विदेशों में जाकर बता रहे हैं कि इस सीज फायर में अमेरिका का कोई रोल नहीं है। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। No one needed to persuade us to stop. We had already said stop. So if there was any persuasion by the American president or his senior officials, it would have been persuasion of the Pakistanis. They would have had to be persuaded. We don't need to be persuaded because we don't want war. खुद विपक्ष के सांसद भी तो विदेश गए हुए हैं। भारत ने 51 सांसदों को 7 डेलीगेशंस में अलग अलग हिस्से करके विदेश भेजे हैं, जो पाकिस्तान को वहां जाकर बाकायदा एक्सपोज कर रहे हैं। उन देशों में वहां के राष्ट्राध्यक्षों को अपनी तरफ कर रहे हैं। इस डेलीगेशन में विपक्ष के कई सांसद हैं, लेकिन हिंदुस्तान में इसी विपक्ष को यह जानना है कि भारत ने कितने विमान खोए हैं, कितना नुकसान हुआ है। विदेशों में जाकर विपक्ष के यही सांसद कह रहे हैं कि हम तो देश के साथ हैं, हम विदेश में आकर देश के खिलाफ बात कैसे कर सकते हैं? तो फिर वो कौन सी मजबूरी है कि यही विपक्ष देश में सेना से नुकसान की बात पूछ रहा है, सरकार से नुकसान की बात पूछ रहा है? He's supporting so and so, he's not supporting so and so, they are supporting the government, etc. I have come here to oppose the government of India. I mean, if I wanted to do that, I would stay at home. I have come here
to speak for India, whoever speaks for India, and in whichever way they speak for India, whatever is said for India, we are here to support. It's only a short period of 10 days, 12 days, etc. Then you have to go back home and do what you are required to do at home. But here for India first, India and only India. विपक्षी पार्टियों के सांसद पर इतना दबाव है कि वो जो बोल रहे हैं वो आखिर क्यों बोल रहे हैं, बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, सरकार का समर्थन कर रहे हैं कि उन्हें बाहर आकर सफाई देनी पड़ रही है। देशभक्त होने पर सफाई देने की नौबत क्यों आ रही है, वो भी विदेशी जमीन पर। उदाहरण के लिए 1947-48 में जब पाकिस्तान के साथ कश्मीर में पहला युद्ध हुआ, भारत के 3000 सैनिक मारे गए, पाकिस्तान के 6000। नुकसान तो भारत का भी हुआ, लेकिन जीता कौन? जीता तो भारत ही। इसी तरह से 65 के युद्ध में भारत के 3000 सैनिक मारे गए, जबकि पाकिस्तान के 3800। इसे भी भारत ने ही जीता। नुकसान बहुत हुआ, लेकिन जीता तो भारत ही। 1971 की बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारत की तरफ से 3800 सैनिक शहीद हुए, पाकिस्तान के 9000 सैनिक मारे गए। भारत ने बांग्लादेश को अलग किया, पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई, जीता तो भारत ही। इसी तरह से 1999 जब करगिल युद्ध में भारत के 527 सैनिक शहीद हुए और पाकिस्तान के 700 सैनिक मारे गए, जीत तो भारत की ही हुई। ये आंकड़े हमने आपको इसलिए दिखाए हैं ताकि आप ये समझ सकें कि युद्ध है तो नुकसान की बात आती ही है, लेकिन असल बात यह है कि एंड रिजल्ट क्या रहा। और यही बात सीडीएस कह रहे हैं, जीता कौन? जीता तो भारत ही। बस इतनी सी लाइन याद रखनी है। और यही बात तो इतने दिनों से भारत की सेना और अब सीडीएस भी समझा रहे हैं, खास तौर पर उनको जो उन पर सवाल उठा रहे हैं। आज इन तमाम लोगों को यह भी सुनना चाहिए कि सीडीएस अनिल चौहान कैसे पाकिस्तान की हार की कहानी बता रहे हैं। 9 और 10 मई की रात भारत पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था, जिसे तुरंत पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। फर्स्ट हैंड जानकारी सीधे सीडीएस अनिल चौहान ने दी है। देखिए खबर का रुख करते हैं। सीडीएस ने जो जवाब दिया है और जिस अंदाज में दिया है वही काफी है। अगली खबर, अब की बार दहशत के हलक परवार। 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारत में आतंकवादी हमला करके वो इंतहा कर दी थी कि आखिरकार भारत को पाकिस्तानी टेरर का जगुलर वेन यानी हलक पकड़ना पड़ा और अब पाकिस्तान का गला सूख रहा है। हालात ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए दिन पानी पानी की रट लगाए हुए हैं। पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री विदेशी दौरों पर पानी पानी की बात कर रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पानी पानी की फिक्र में पड़े हैं। यहां तक कि विदेशों के दौरे पर गए पाकिस्तान के प्रतिनिधि दलों के नेता, मंत्री, सांसद सभी पानी पानी की रट लगाए हुए हैं। पाकिस्तान के ये नेता कभी अनुरोध, अपील वाली भाषा बोल रहे हैं, कभी गुहार मनुहार कर रहे हैं, तो कभी धमकियां तक देते दिख रहे हैं। आज ही पेशावर में पूरी पाकिस्तानी हुकूमत जमा हुई थी। वहां भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सिंधु के पानी को लेकर बोलने लगे। सुधरने वाले हैं नहीं ये पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। पख्तूनों को पाकिस्तान की फौज इंसान तक नहीं समझती। आज पानी की फिक्र ने शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर को उन्हीं पख्तूनों के ग्रैंड जिरगा में गुहार लगाने के लिए मजबूर किया है। इस गुहार मनुहार की वजह क्या है, जरा आपको बताते हैं। कहानी यह है कि 22 अप्रैल 2025 तक पाकिस्तान को सिंधु झेलम चिनाब का 80% और रावी सतलज व्यास का 20% पानी बेधड़क मिल रहा था। लेकिन अब हिंदुस्तान की जमीन से बहने वाला ये दजला अफरात वाली सुविधा पाकिस्तानियों को नहीं मिल रही। पाकिस्तान की ओर सिंधु झेलम चिनाब में कभी पानी कम हो जा रहा है, कभी हद से ज्यादा आ जा रहा है। और इससे परेशान होकर पाकिस्तान में सिंधु झेलम चिनाब के पानी की बंदरबाट करने वाली नियामक संस्था इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने पाकिस्तानी मीडिया के सामने अपना दुखड़ा रोया है।
पाकिस्तान में सिंधु पर तरबेला और झेलम पर बने मंगला डैम में अभी से पानी का स्तर कम होता जा रहा है। इसके अलावा चिनाब में भी उतना पानी नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि 2 जून 2024 के मुकाबले 2 जून 2025 सीधा एक साल आगे बढ़ जाइए। चिनाब में 10.3% कम पानी आ रहा है, 10.3%। अब देखिए, आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 दिनों में चिनाब नदी के बहाव घटकर 91,000 क्यूसेक तक हो गया है। दरअसल पाकिस्तान में पानी की आपूर्ति के 2 बड़े डैम तरबेला और मंगला ही है। सिंधु नदी पर तरबेला है और झेलम नदी पर मंगला। इन दोनों डैम में पानी के स्तर पर पाकिस्तान की खास निगरानी तब से शुरू हुई जब से भारत ने सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डाल दिया, सस्पेंडेड। पाकिस्तान बता रहा है कि झेलम नदी पर बने जिस मंगला डैम को 30 जून तक 80% तक भर लेना था, वो अभी डेड लेवल के आसपास पहुंच चुका है। 2 जून के आंकड़े बताते हैं कि मंगला डैम अपने 1050 फीट के डेड लेवल से थोड़ा ही ऊपर, मतलब जो डेड लेवल होता है बिल्कुल उससे थोड़ा ही ऊपर 1163 फीट है। और सिंधु नदी पर बना तरबेला डैम, ये देखिए, झेलम पर हम बता रहे हैं आपको मंगला डैम, अब तरबेला डैम देखिए, जो कि 1402 फीट से थोड़ा ऊपर, मतलब जो डेड लेवल है उससे समझ लीजिए कि आप मुश्किल से 74 फीट ऊपर। ये तो हालत है। उधर पाकिस्तान के रिवर इनपुट मॉनिटरिंग स्टेशंस आंकड़े दे रहे हैं कि भारत की ओर से पानी छोड़ने में मनमर्जी की जा रही है, क्योंकि रविवार के मुकाबले सोमवार को पानी का फ्लो 3% घटा, जबकि मांग 8% अधिक हो गई। लबोलुआब यह है कि पाकिस्तान में पानी को लेकर त्राहिमाम मचना शुरू हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो भारत ने सिंधु जल समझौते के तहत मिलने वाला इफरात पानी कंट्रोल कर लिया है। भारत कभी अपने डैम साफ कर रहा है, कभी उसे दोबारा से भर रहा है। पाकिस्तान की नदियों में इससे पानी का फ्लो गड़बड़ हो गया है। ऊपर से पाकिस्तान पर कुदरत भी कहर बरपा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद 13,000 ग्लेशियर्स में भी पानी तेजी से कम हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का असर पाकिस्तान पर इतनी तेजी और इतने गंभीर तरीके से हुआ है कि आज पाकिस्तान पानी के घोर संकट के मुहाने पर खड़ा है। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान में पानी की उपलब्धता तेजी से घट रही है। बारिश और बर्फ पिघलने से सिर्फ मिलने वाला जो पानी था वो 7 दशकों में 70% तक कम हो गया है। 17% नीचे 7 ईयर्स में, 7 दशक में। पिछले 70 साल में पाकिस्तान में पर कैपिटा पानी की उपलब्धता भी 70% कम हो गई है। हालात ये है कि पर कैपिटा ग्लोबल वाटर स्कैर्सिटी लिमिट जो है वो 1000 क्यूबिक मीटर की है, ताकि पाकिस्तान में जो पर कैपिटा 1017 क्यूबिक मीटर पानी ही उपलब्ध है। ऊपर से पाकिस्तान बारिश, मॉनसून हो, बाढ़ के पानी स्टॉक भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर पानी का स्टॉक रखने की क्षमता का ग्लोबल औसत अगर 120 दिन का है, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 दिन का स्टॉक रखने का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप सोचिए, फिलहाल पाकिस्तान ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में सक्षम ही नहीं है, क्योंकि एक तो अफगानिस्तान को भी पानी की अपनी जरूरतें हैं, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है। इधर पाकिस्तान में पानी को लेकर गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सिंधु का 80% पानी पंजाब आते आते खत्म होने लगता है। सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक के लोगों को पानी के बिना तड़पना पड़ता है। ऐसे में शहबाज शरीफ सरकार ने जब बलूचिस्तान इलाके में नए 6 केनाल प्रोजेक्ट्स का फैसला किया, तो सिंध के लोग खून बहाने पर आमादा हो गए। उपद्रव, आगजनी, तोड़फोड़, हफ्ते भर का हाईवे ब्लॉकेड हो गया। सिंध के लोगों ने शहबाज सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि नहर प्रोजेक्ट बंद करो, वरना तबाही के लिए तैयार रहो। तब जाकर शहबाज शरीफ घुटनों पर आए। बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में ऐलान किया कि फिलहाल कोई और नहर पंजाब में नहीं बनाई जाएगी। अब सोचिए, जिस मुल्क का 40% श्रम कृषि में लगता हो, जिस सिंधु झेलम चिनाब के पानी से पाकिस्तान में गेहूं, गन्ना, धान, कपास जैसी फसल उपजाई जाती है, वहां इस बार पानी की ऐसी किल्लत कि खरीफ की बुआई में देरी हो रही है। और अगर खरीफ का सीजन गड़बड़ हुआ, पाकिस्तान की गर्त में जा रही इकोनॉमी, पैसा उसको पाताल में धंसते में
देरी नहीं लगेगी। सारी मुश्किलों से बचने का पाकिस्तान के पास एकमात्र तरीका बच गया है और वो है भारत से बात करना। भारत से बात बस एक शर्त पर हो सकती है, वो शर्त है आतंकवाद का समूल नाश। आतंकी जितने मोस्ट वांटेड है भारत के लौटाओ, क्योंकि 22 अप्रैल पहलगांव के बाद भारत ने जो 3 सूत्र दिए हैं उसे पीएम मोदी ने कई बार कई मंचों से दोहराया और ये संदेश पाकिस्तान के लिए है। क्या है वो? पाकिस्तान को एक बार फिर गौर से सुनना चाहिए। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। बात पीओके पर होगी, हमारे आतंकी वापस सौंपो, पूरी लिस्ट भारत की तरफ से तैयार है पाकिस्तान की हुकूमत पर हर मंच पर। लेकिन आप देखिए भारत से बातचीत की पेशकश कर रही है, चाहे पीएम शहबाज शरीफ घरेलू कार्यक्रम में हो, रैली में भी बोलने लगते हैं, बैठकों में ऐसी पेशकश दे या फिर विदेशी मीडिया पर इंटरव्यू हो तब तो बातचीत की पेशकश करें। लेकिन भारत ने बातचीत की शर्त क्लियर कर दी है और ये सिर्फ पीएम मोदी ने नहीं की है। भारत की ओर से जो सांसदों का प्रतिनिधि मंडल विदेशों में जा रहा है, अलग अलग देशों में, उन सांसदों ने भी दुनिया के 33 देश, सोचिए आप, भारत ने कुल 33 देशों में अपने लोगों को भेजा है और यही बताया है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की एकमात्र शर्त है पाकिस्तान को अपनी जमीन पर आतंकवाद का समूल नाश करना होगा। वैसे दुनिया भर में घूम घूम कर पाकिस्तान के नेता फिलहाल यही गुहार लगा रहे हैं कि चूंकि भारत 1960 में किए गए सिंधु जल समझौते से बंधा हुआ है, ऐसे में वो करार को तोड़ नहीं सकता। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है और विश्व में कोई इसके खिलाफ बोल भी नहीं रहा। भारत ने साफ कर दिया है कि सिंधु के पानी का समझौता अमन तरक्की की राह पर चलने वाले पड़ोसी के लिए था, आतंकिस्तान के लिए नहीं। खबर का रुख करते हैं क्योंकि जब से भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की है तब से यह सवाल उठ रहा है कि अगर चीन ने ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दिया तो क्या होगा। यह सवाल लगातार उठ रहा है। असल में पाकिस्तान ही इस डिबेट को जन्म दे रहा है कि जैसे भारत हमारा पानी रोक रहा है वैसे ही चीन भी भारत का पानी रोक सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, इसका जवाब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि अगर चीन ने भारत का पानी रोक भी दिया तो भारत को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि एक फायदा है। आपको समझाते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो भारत में ही ज्यादा फैलती है, यहां से कुड़ती नहीं है। ये समझने के लिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आइए आपको बड़े स्क्रीन पर जरा समझाते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से शुरू होती है। अब हम आपको ये पूरा मैप पर समझाएंगे। तिब्बत से शुरू होती है और ये देखिए लगभग ये जो फ्लो आप देख रहे हैं चीन से होता हुआ, तिब्बत से शुरू होता हुआ, चीन से होता हुआ, इसका जो पूरा फ्लो है ये 30.7% है, जिस पर अब चीन का कब्जा है तिब्बत पर। इसे यहां यारलुंग जांगबो कहा जाता है और तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी में सिर्फ 30.7%, ये नंबर देख लीजिए, 30.7% पानी आता है। कुछ अनुमान ये भी है कि यहां से तो ब्रह्मपुत्र में सिर्फ 14% ही पानी आता है, तो चीन रोकेगा क्या और इस 14% से क्या फर्क पड़ेगा। यह नदी भारत में एंटर होती है, ये देखिए, और फिर धीरे धीरे ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय होते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अब इसमें आपको यह देखना है कि इस नदी में बाकी जो पानी आता है वो भारत और भूटान की सहायक नदियों से आता है। ये देखिए, ये वाली जो तस्वीर है ना, इसमें पूरा आपको साफ हो जाएगा कि जैसे ही ये नदी अरुणाचल प्रदेश में, ये सारे ट्रिब्यूटरीज, ये जो सहायक नदियां ये आप देख रहे हैं, और जो फ्लो उसका चीन में है 30% वाला पानी, वो बहुत पतली नदी वहां पर है। लेकिन ये इतनी, जो थोड़ा सा जूम इन कर सकते हैं क्या हम इसे, तो ये देखिए, ये जितने आप नीले नीले ट्रिब्यूटरीज देख रहे हैं, आप देखिए कितनी सारी सहायक नदियां हैं जो चारों, मतलब आप दोनों तरफ से इस नदी के एक के बाद एक उससे जुड़ती चली जा रही हैं। और फिर ब्रह्मपुत्र नदी में वो जबरदस्त बहाव आता है कि लगभग 70% जो पानी का उसका बहाव है, जो वॉल्यूम है,
वो भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय से होता हुआ आगे बढ़ता है। यहां भारत में सिंधु नदी में बहुत सी सहायक नदियां जुड़ जाती हैं इस ब्रह्मपुत्र नदी में, जैसा कि आप इस मैप पर देख रहे हैं। खास तौर पर भारत में अगर आप देखेंगे तो मानसून के सीजन में अरुणाचल प्रदेश और असम से आने वाली नदियों का पानी ही ब्रह्मपुत्र में आता है। ये सारी सहायक नदियां जुड़ रही हैं और जो पतली सी एक नदी पहले उधर बह रही थी चीन में, वो नीचे भारत में घुसने के बाद से इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज जो उसमें जुड़ती हैं, जो सहायक नदियां जुड़ती हैं, उससे इसका बहाव बहुत ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि चीन ने अगर ब्रह्मपुत्र का पानी रोकने की कोशिश भी की तो वो अधिकतम सिर्फ 1/3 पानी ही बहने से रोक सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत पूर्वोत्तर के बहुत से हिस्सों में घूमती हुई बहती है और फिर उसमें ज्यादा पानी भर जाता है। जैसे असम के लोहित में आपको हम दिखाएं, उसमें सियांग है, दिबांग नदियां मिलती हैं, सुबनसिरी, मानस, बाकी नदियां मिलती हैं जो अरुणाचल प्रदेश, असम और भूटान से निकलती हैं। जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है तो नुक्सिया नाम की जगह पर इस नदी का सालाना डिस्चार्ज करीब 31 अरब क्यूबिक मीटर होता है। जब ये बांग्लादेश के बहादुराबाद पहुंचती है तो इसका एनुअल फ्लो 606 अरब क्यूबिक मीटर हो जाता है। इसका मतलब यह है कि चीन का इस नदी के पानी में योगदान बहुत कम है, ज्यादा उछलने की जरूरत है नहीं। तो चीन इस पानी को रोकेगा कैसे? और जो पोजिशनिंग करने की कोशिश शहबाज शरीफ कर रहे हैं, एक बार फिर अपनी जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। अगर चीन ने पानी रोक भी दिया तो इसका भारत को फायदा होगा। असम के मुख्यमंत्री का तर्क है कि इससे भारत में आने वाली बाढ़ रुक जाएगी। वैसे भी इन दिनों असम समेत पूरा जो पूर्वोत्तर बाढ़ की वजह से परेशान है। असम में बाढ़ और नदी के किनारों के कटाव ने गंभीर रूप ले लिया है, जिससे राज्य भर के कई जिले जलमग्न हो गए हैं। बहुत से इलाके बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। असम में हर साल ब्रह्मपुत्र की बाढ़ की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। लगातार बारिश के चलते पूरे बड़ा घाटी यानी कछार, श्रीभूमि और हैलाकंदी, ये तीनों जिले में पानी ही पानी आपका नजर आएगी। राजमार्ग जो है, राजमार्ग का ऊपर कहीं कमर पानी है तो कहीं ठेवना भर पानी है। इस तरीका से आम जनता का हाल जो है बेहाल हो चुका है। लोग सड़कों पे आ चुके हैं। मैं अगर आपको ये सड़क दिखाऊं, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ इस घर तक आने के लिए एक लंबा फासला तय करके आना होता है, जहाँ काफी ज्यादा पानी है, बाढ़ का पानी है और कहीं ना कहीं अंधेरे में जिंदगी का जोखिम जो उठाकर उन्हें यहाँ घर तक पहुँचना होता है। कॉलेज वालों ने ना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया है। उन्होंने हमारे जो समर वैकेशन थे वो 20 दिन बाद होने वाले थे, उन्होंने पहले उसको प्रीपोन कर दिया है और सबको बोला है घर जाओ। और अभी फ्लाइट मिल नहीं रही है और ना हॉस्टल के अंदर 2 दिन से इलेक्ट्रिसिटी है। मणिपुर में हालत बहुत गंभीर है। अचानक आई वर्ष से 56,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुई है। मैं इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके में से इम्फाल ईस्ट में हूँ। यहाँ जहाँ पे पानी में ने घर, सड़कें और सरकारी दफ्तर डुबा दिया है। कोंगबा रिवर के ओवरफ्लो और लगातार बारिश से कई एम्बांकमेंट्स टूट गई है। 10,000 से ज्यादा घर नुकसान में है और 3,000 लोग इवैक्यूएट किया जा चुके हैं। हमारे माँ और पिता दोनों हमारे दूसरी वाली बिल्डिंग में फंसे हुए थे। ग्राउंड फ्लोर पूरा पानी घुस गया था, हम निकल नहीं पा रहे थे। लाइट भी नहीं था, पानी भी नहीं था पीने के लिए। असम राइफल ने मैंने जब कांटेक्ट किया तो बहुत जल्दी आया और हमें यहाँ से एस्केप कराया। असम में हमारी 11 टीम मौजूद हैं
इसके अलावा अरुणाचल में भी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में हमारी एक आज एडिशनल टीम यहाँ पर एयरलिफ्ट की गई है बागडोगरा से, और वहाँ पर जो स्थिति है उसमें लाचेन में और लाचुंग में कुछ टूरिस्ट के फंसे होने की इन्फॉर्मेशन है, उनको वहाँ से निकाला जाना है। आपने कहावत तो सुनी होगी, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना, और इसका अंजाम भी आप जानते होंगे। शायद यूक्रेन के राष्ट्रपति इसके अंजाम से अनजान होंगे, तभी उन्होंने रूस पर हमला करके मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। और अब इसका अंजाम जो होगा उससे सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पूरा यूरोप डरा हुआ है। रूस की सैन्य क्षमताओं और पुतिन की मौजूदा रणनीति ने यूरोप में खौफ पैदा कर दिया है। यूक्रेन ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि यूरोप के लिए संकट बढ़ा दिया है, और अब यह विवाद रूस वर्सेस यूक्रेन से रूस वर्सेस नेटो देश, रूस वर्सेस यूरोप हो सकता है। यूक्रेन के बाद अब रूस बाल्टिक देश यानी एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया या फिर पोलैंड की ओर अपनी मिसाइल का निशाना मोड़ सकता है। सवाल यह है कि क्या रूस के पास इतने संसाधन है कि वो अकेले पूरे यूरोप से लड़ सके? बाल्टिक सागर के किनारे बसे होने की वजह से एस्टोनिया हो, लातविया हो, लिथुएनिया हो, जो बाल्टिक देश कहे जाते हैं, ये एक समय सोवियत संघ का हिस्सा थे। पुतिन आज भी इन्हें रूस के प्रभाव क्षेत्र में मानते हैं। बाल्टिक देश क्षेत्रफल में छोटे हैं, भौगोलिक रूप से पश्चिमी देशों से अलग थलग है। रूस का कैलिनिनग्राद जो क्षेत्र है, कैलिनिनग्राद इनके पास है, जो इन देशों के लिए एक बड़ा सैन्य खतरा है। रूस का कैलिनिनग्राद क्षेत्र भौगोलिक रूप से रूस से जुड़ा हुआ नहीं है, यह रूस के लिए यूरोप में स्थित एक सैन्य अड्डे का काम करता है। आप पोजीशनिंग देख लीजिए, वो रूस से अलग है, लेकिन रूस के लिए यूरोप के अंदर ही स्थित एक सैन्य अड्डे का काम करता है ये कैलिनिनग्राद। यह हिस्सा बाल्टिक सागर, लिथुएनिया, पोलैंड की सीमा पर है। इसके और बेलारूस के बीच में सुवाल्की गैप है, और अब रूस की नजर अब सुवाल्की गैप पर ही है। यह लगभग 96 किलोमीटर लंबा वो क्षेत्र है जो पोलैंड और लिथुएनिया के बीच स्थित है। ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये सामरिक नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर रूस इसे कब्जा लेता है तो बाल्टिक देशों का नेटो देशों से संपर्क कट सकता है। रूस के डर से इन बाल्टिक देशों ने अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया है। ये मिलकर बाल्टिक डिफेंस लाइन बना रहे हैं, जिसमें बंकर, टैंक, रोधी खाइयां, ड्रैगन टीथ शामिल है। अब रूस इन देशों को हाइब्रिड युद्ध में धकेल कर अस्थिर करने की कोशिश कर सकता है, जैसा उसने 2014 में यूक्रेन के डॉनबास क्षेत्र में किया था, और उसके समर्थक अलगाववादियों ने यहां कब्जा कर लिया था। दूसरी तरफ पोलैंड रूस का पुराना प्रतिद्वंदी है, और वो यूक्रेन का समर्थक भी है। धीरे धीरे पोलैंड अपनी सेना को बढ़ा रहा है और हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा है। पोलैंड ने फ्रांस के साथ न्यूक्लियर डील भी की। अब पोलैंड 2026 तक 1 लाख रिजर्व सैनिक तैयार करने की योजना बना रहा है। पोलैंड की 800 किलोमीटर लंबी सीमा रूस और बेलारूस से लगती है। अगर यूक्रेन में रूस जीतता है तो उसका अगला लक्ष्य पोलैंड हो सकता है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। सवाल यह है कि क्या रूस अकेले इन सभी देशों से लड़ सकता है, और लड़ाई बढ़ी तो मुकाबला रूस बनाम यूरोप हुआ तो क्या रूस पूरे यूरोप का सामना कर सकता है? इसे समझने के लिए हम इन देशों की ताकत आपको जरा समझाते हैं। एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया छोटे देश हैं, लेकिन नेटो के समर्थन से उनकी रक्षा मजबूत है। लिथुएनिया 2025 में अपने जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करेगा। नेटो ने 2016 से बाल्टिक देशों और पोलैंड में 4500 से ज्यादा सैनिक तैनात किए। इसके अलावा 2022 के बाद 4 नए बैटल ग्रुप जोड़े हैं।
पोलैंड जीडीपी के अनुपात में रक्षा खर्च करने वाला नेटो का सबसे बड़ा देश है। 2024 में उसने अपने जीडीपी का 4.7% अपनी रक्षा में खर्च किया। पोलैंड की सेना में 2,16,000 सक्रिय सैनिक हैं। इसे 2035 तक 3 लाख तक बढ़ाने की योजना है। पोलैंड ने 1,000 से ज्यादा टैंक, 600 तोपखाने खरीदे हैं, जो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली की संयुक्त ताकत से ज्यादा है। आप सोचिए, पोलैंड ने 1,000 से ज्यादा टैंक और 600 तोपखाने खरीदे हैं। एक बार फिर से सुनिए, जो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली की संयुक्त ताकत से भी ज्यादा खरीदारी पोलैंड ने की है। दूसरी तरफ जो रूस की ताकत है वो किसी भी मामले में कम नहीं है, लेकिन यूरोप की सम्मिलित ताकत का सामना करना उसके लिए आसान नहीं होगा। 1 जून को यूक्रेन ने रूस पर हमला किया और उसके अगले ही दिन 2 जून को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने ब्रिटेन को युद्ध के लिए तैयार करने की कसम खाई। ब्रिटेन के अलावा जर्मनी भी रूस को लेकर सतर्क है। डिफेंस जनरल कार्स्टन ब्रुअर ने कहा है कि नेटो को रूस में बहुत बड़ा रूस से खतरा है। सुनिए, असल में यूरोप के देशों की सबसे बड़ी ताकत नेटो है। नेटो में अभी 32 देश हैं, जिनमें से 30 देश यूरोप के हैं। नेटो के समझौते के तहत इसके किसी भी सदस्य देश पर हमला पूरे नेटो पर हमला माना जाता है और सभी देशों को उसकी रक्षा करनी होगी। वास्तव में ये देश सुरक्षा के लिए अमेरिका पर काफी हद तक निर्भर है और जब से ट्रंप आए हैं तब से वो यूरोप के देशों से नाराज है। ट्रंप ने कहा था कि यूरोप के नेटो सदस्य रक्षा के लिए अमेरिका पर बहुत अधिक निर्भर है। अक्सर ये देश नेटो द्वारा निर्धारित 2% जीडीपी रक्षा खर्च के लक्ष्य को पूरा करने में असफल रहते हैं। इस साल फरवरी में ट्रंप ने कहा कि वो रूस को ऐसे किसी भी नेटो सदस्य पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे जो नेटो गठबंधन के हिस्से के रूप में अपने बिलों का भुगतान करने में असफल रहता है। इससे ये संकेत मिलता है कि अगर रूस यूरोप के किसी देश पर हमला करता है तो अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं होगा। हालांकि ऐसा न हो तब भी यूरोप रूस के मुकाबले कमजोर नहीं। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इटली, ब्रिटेन, स्पेन जैसे देशों के पास एक मजबूत सेना है। रूस के पास सिर्फ एक विमान वाहक पोत है, जबकि अकेले ब्रिटेन के पास 2 आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। फ्रांस, इटली, स्पेन के पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। यूरोप के देशों में फ्रांस और ब्रिटेन परमाणु शक्ति से संपन्न देश है। इस वक्त रूस में बड़ी हलचल मची हुई है। रूस के हथियारों के जखीरे की ये तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए जो यूरोप के देशों को डरा रही है। यूक्रेन और यूरोप के लिए सबसे बड़ा डर आज रूस की ओरेशनिक मिसाइल है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस मिसाइल के बारे में बेहद चौंकाने वाली बात, दुश्मनों को डराने वाली जानकारी साझा की है। तीसरे विश्व युद्ध की बढ़ती चिंताओं की आशंकाओं के बीच यह मिसाइल सबसे ज्यादा चर्चा में है। ओरेशनिक। पुतिन ने सबसे पहले कहा कि वो इस मिसाइल का कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि ओरेशनिक मिसाइल जहां चाहे वहां टारगेट कर सकती है। पुतिन ने अपने दुश्मनों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो कीव में अपनी पसंद की जगह चुने, वहां अपने सभी एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैनात करें और फिर देखें क्या होता है। उनका कहना था कि हम जहां चाहें वहां निशाना लगा सकते हैं और आपका डिफेंस इस मिसाइल को रोक ही नहीं पाएगा। आप कल्पना कीजिए इसका मतलब क्या है। 6 वॉरहेड्स के साथ ये जा सकता है। जगह चुनकर कोई भी डिफेंस सिस्टम लगा लीजिए, आप इसको रोक नहीं पाएंगे। पुतिन ने कहा कि इस मिसाइल के बड़े हमले का असर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बराबर होगा। रूस इस साल के अंत तक बेलारूस में ओरेशनिक मिसाइल तैनात करने की योजना बना रहा है और इसकी जगह भी चुन ली गई है। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो कई मजबूत डिफेंस सिस्टम को बाईपास करने में सक्षम है। बेहद खतरनाक मिसाइल है जो आग का गोला बनकर दुश्मन पर गिरती है। पुतिन ने कहा था कि यह ध्वनि की गति से 10 गुना तेज गति से लक्ष्य की ओर बढ़ती है, उल्का पिंड की तरह गिरती है, यूरोप में किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकती है। यह मिसाइल हवा में घूम सकती है। ये पारंपरिक हथियारों से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं है, बल्कि इसके वॉरहेड की ताकत इतनी ज्यादा, ये ध्यान से सुनिए, कि ये किसी भी मजबूत सुरक्षा को तोड़ सकता है। पुतिन ने बताया कि इस मिसाइल का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 4000 डिग्री सेल्सियस।
जो सूरज की सतह के तापमान से थोड़ा ही कम है। इसमें जो भी चीज इस विस्फोट के केंद्र में होगी वो राख में बदल जाएगी। ओरेशनिक मिसाइल की तैनाती ने पश्चिमी देशों को चिंता में डाल दिया। 1987 में अमेरिका तत्कालीन सोवियत संघ ने इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत 500 से 5,500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों को खत्म करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन 6 साल पहले दोनों देशों ने संधि से बाहर निकलने का फैसला किया। रूस की इस नई मिसाइल के चलते इस संधि की फिर से चर्चा हो रही है। अब रूस का कहना है कि इस मिसाइल का उत्पादन अब शुरू हो चुका है और भविष्य में इसका और अधिक इस्तेमाल हो सकता है। इस मिसाइल के बारे में यूक्रेनी खुफिया एजेंसियां कह रही हैं कि फिलहाल केवल कुछ प्रोटोटाइप तैयार है, लेकिन रूस इसे जल्दी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकता है। इससे यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों ने सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए हैं और ओरेशनिक मिसाइल के जरिए रूस ने अपनी सैन्य ताकत को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है, जो आने वाले समय में युद्ध की दिशा को प्रभावित कर सकता है। ये सब जानकारियां एक तरफ है, इन सब के बीच रूस और यूक्रेन की सेना के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। यूक्रेन के सुमी में रूस के हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है, 16 लोग घायल हो गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रूस ने एक और हमले में यूक्रेन के खार्किव में पोस्टल हब को नष्ट कर दिया। इस हमले में जबरदस्त तरीके से आग लग गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें हैं खार्किव की। खार्किव में पोस्टल हब को नष्ट कर दिया है। अलग अलग जगहों पर अब रूस वापसी बमबारी करता हुआ यूक्रेन पर जवाबी हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है और यह सिलसिला थम नहीं रहा। और कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, सबको जीतना चाहते हो तो किरदार लेकर चलो। नमस्कार।